सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग लेसन वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 10वीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 8 जलतो परों से उन्वान, जिसके मुसन्निफ है साजिद रशीद। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पहली बात, हमारे अतराफ पाई जाने वाली तबी या हयाती हालत को माहौल कहते हैं। तमाम जानदार बेजान अशिया माहौल में शामिल है। माहौल में तवाज़ुन के कायम रहने के लिए हर जर्स का मखसूस तनासब में पाया जाना ज़रूरी है। माहौल के तवाज़ुन में मामूली बिगाड़ भी तमाम मखलूक़ात पर असरअंदाज होता है। इंसान के मुख्तलिफ आमाल और अफ़ाल माहौल में ख़राबी का बाज़ बनते। बढ़ती आबादी, जंगलात की कटाई, इमारतों की तामीर, सनतों की तरक्की, एटमी भट्टियाँ और टीवी मोबाइल टावर से खारिज होने वाली लहरों वगैरह से नबातात हैवानात जमानात में मुज़र असरात पड़ते हैं। जो जलतो परों से उन्वान का जो सबक है काफ़ी दिलचस्प है, जिसके मुसन्निफ़ है साजिद रशीद। तो मुसन्निफ़ यही कहना चाहते हैं, जैसे जिस तरह हम माहौल में रहते हैं तो माहौल में हमें सब कुछ हमें देखने को मिलता है। जैसे हम नबातात देखते हैं, हैवानात देखते हैं, हम जानवर पेड़ पौधे देखते हैं। जैसे माहौल का जो तवाज़न जो हमारा मौसम बदलता है, जैसे आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने काफ़ी तरक्की कर ली, तो लोग काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट का इस्तेमाल काफ़ी हो रहा है। और इन सब चीज़ें से जो गैस खारिज होती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। जैसे जंगलात की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई होती है, और हमारा जो आबादी है, आबादी का शुमार ज़्यादा ही बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। जिस तरह इमारतों की तामीर हो रही है, इमारतें बनाई जा रही है, जिस तरह सनतें बनाई जा रही है, और जिस तरह भट्टियाँ बनाई जा रही है, जैसे भट्टियाँ रहती है, फैक्ट्री रहती है जहाँ पे काम होता है, मील होती है। जिस तरह लोग टीवी मोबाइल मशीन में तो इतना गुम गए कि लोग मतलब ऐसा लगता है कि मशीन के बिना, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इन चीज़ों से जो गैस जो खारिज होती है वो हमारे नबातात हैवान, हमारे जो रहन सहन के लिए काफ़ी काफ़ी नुकसान साबित होती है। सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान, साजिद रशीद 11 मार्च 1955 को बलरामपुर यूपी के एक गांव सगट यौवार में पैदा हुए। अभी साजिद रशीद कहाँ पैदा हुए? 11 मार्च 1955 को बलरामपुर यूपी में एक छोटे से गांव में पैदा। उनका शुमार 1970 के बाद उनका शुमार 1970 के बाद उभरने वाले मारूफ अफसाना निगारों में होता है। मतलब उनका जो शुमार होता है, मतलब अफसाना निगारों में शामिल होता है। वो अफसाने में वो अफसाने में मकसदियत और नज़रिए दोनों के कबाइल थे। वो अफसाने के मकसदियत नज़रिए दोनों के कायल थे। उनके अफसाने उनके अफसाने सियासी समाजी शऊर से भरे नज़र आते हैं। उनके अफसाने सियासी समाजी शऊर से भी नज़र में आ जाते। रेत गढ़ी नकलस्तान में खिलने वाली खिड़की, एक छोटा सा जहन्नुम और एक मुर्दा सिर की हिकायत के अफसानी मजमूए हैं। उन्हें साहित्य अकेडमी के इनाम बराए तर्जुमा कथा अवार्ड से नवाजा गया। साजिद रशीद एक बेबाक असूल पसंदी सहाफ़ी थे। उनके मज़ाबी ज़िंदगी नामा के नाम से शाया हो चुके। उन्होंने नया वक्त नाम का एक अदबी रिसाला जारी किया। 11 जुलाई 2011 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। अभी यहाँ पे जो हमारे जो मुसन्निफ़ है साजिद रशीद, जैसे बलराम में पैदा हुए, जैसे उनका वो पढ़ाई उन्होंने मुकम्मल की। जिस तरह उनका मारूफ अफसाना निगारों में शामिल होता है, वो मसामी लिखने लगे, उनकी किताबें शाया होने लगी, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। मतलब बहुत ही उनकी जो किताबें ज़िंदगी नमा शाया हो चुकी, नया वक्त शाया हो चुका। 11 जुलाई को कहाँ पे उनका इंतकाल हो गया? मुंबई के शहर में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। रेशम जैसे मुलायम अधनक जैसे रंगीन परों से निकाल कर परिंदे ने जब अपने बाजू को फटफटाया, तो उन पर ठहरे ओस ने नन्हे कतरे मशरक़ की भूरी पहाड़ों से झांकते सूरज की किरणों से दमक उठते जैसे पिघे हुए सोने का फव्वारा फूट पड़ा। उसने अपनी सुर्ख चोंच खोलकर फरहत बख्श हुआ, सीने में भरी बड़ी ताजगी महसूस की। फिर सर झटक कर आसपास देखा। सब कुछ वही था कि जो कितना दिलकश था। जैसे हम आसमान में देखते हैं, हम देखते हैं फ़ज़ा में उड़ते परिंदों को देखते हैं। जब परिंदे रंग बिरंगे देखते हैं ना, जैसे चील, कौवे, कबूतर, हम देखते हैं ना। जब मतलब वो जब उड़ना कोशिश किया तो मतलब सूरज की किरणें मतलब कैसी रहती है, जैसे सुबह के दिन का आगाज़ होता है, सूरज की उठती है और जैसे रहता है, हर चीज़ होती है। तो ये मतलब होती है, मतलब तो जब परिंदे अपने पर को फैलाता है तो वो क्या दिखता है, उसको दिलकश का मंजर नज़र आता है। मतलब दिन का मंजर उसे बहुत ही खुशगवार नज़र आता है। हमारे दिन की आगाज़ होती तो देखो, पेड़ पौधे पे हमें परिंदों की उनकी बोली नज़र सुनाई देती है। हाँ, उनकी आवाज़ हमें सुनाई देती है। सूरज की नारंगी किरणों से थमथमाती भूरी भूरी पहाड़ियाँ
पहाड़ियों के पैरों की धोती गहरे नीले पानियों वाली नदी, दूसरी जानिब नदी में गिरता दूध जैसा झरना, किनारे पे बिखरा मखमल सा सब्जा, उन पर झिलमिलाती ओस की बूंदें, खुद पौधों पर मंडलाती खुशरंग तितलियाँ, छोटे 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 पतंगे, दाएं तरफ ताज़ा सब पत्तों से ढका घना जंगल, पेड़ों की लचकदार मजबूत शाखों पर फगरती चिड़िया, उनकी चहकार सरमई नम मिट्टी पर रंगी थी चोटियाँ, मासूम आंखों वाले हिरणों का झुंड, सब कुछ वही था। कितना दिलकश था, दिलकश और कितना दिलकश। अभी यहाँ पे सूरज की किरणें आपने देखी होंगी, जब हमारे दिन का आगाज़ होता है तो देखो, जब सूरज की किरणें निकलती है तो देखो हवा में, हमें हर तरफ, हमें सब कुछ, हमें हम तरोताज़ा नज़र आता है। परिंदे सुबह उठते हैं, उनकी बोलियाँ हमें नज़र आती है। नदी का पानी हमें हमें नदी का पानी हमें सुंदर नज़र आता है, जैसे जो ओस पे मतलब जो गिरती है पानी की ओस, जो शबनम की ओस फूलों पे पत्तों पे गिरती है, जो रहती है, सब ताज़िया रहती है, पेड़ों की लचकदार वो सब चीज़ें जो शाखें होती है, ये सब चीज़ें मतलब कितना दिल को खुशगवार कर देती है। चिड़ियों की चहकार, भरने की झरझर, हवा के बहाव पर बहती नदी की किलकिलाहट, सूखे पत्तों की कड़कड़ाहट, नदी के किनारे सुबह की पहली धूप, सेकते मेंढकों की टटराहट, पेड़ों के तनों पर चढ़ती उतरती गिलहरियों की चिचकिचाहट, सफ़ेद झींगरों की सीटियाँ हमागोश होती, लचीकी शाखों की ससराहट, उठ आवाज़ों इन आवाज़ों की नगमी से सारा आलम गूंज रहा था। सब कुछ वही था और दिलकश था कि सब कुछ वही था और कितना दिलकश। मतलब हम जब दिन का आगाज़ देखेंगे ना, जैसे हम सुबह स्कूल के लिए उठते हैं ना लोग, देखो सुबह उठना हमारे लिए सेहत के अच्छा होता है। हाँ, कभी कभार समझ में आता है कि आप बहुत थके हो, आपने रात देर तक फंक्शन पार्टी में गए होंगे, देर तक अपने टीवी देखा होगा, मोबाइल का इस्तेमाल किया होगा। आजकल का जैसे माहौल जो चल रहा है कि चलो अब कभी कभार अब लेट सो के उठे हो गया, लेकिन सुबह का दिन का आगाज़ उठना हमारे सेहत के लिए काफ़ी मुफीद होता है। कि जैसे हम कसरत करते हैं, और आपने देखा होगा जो लोग बाग में पार्क में जाते हैं, जॉगिंग करते हैं, मतलब सुबह का जो माहौल आपको देखेगा बहुत ही आपको तरोताज़ा नज़र आएगा। अब परिंदे जो पौधे रहते हैं वो खुश रहते हैं, मतलब उन्हें भी एकदम ताज़ा महसूस होता है कि हमारे दिन की आगाज़ हो चुकी है। मतलब परिंदे भी मतलब अपने परों को फैलाकर आसमान में उड़ते हैं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हमने, हमारी यही दुनिया है, ऐसा लगता है कि उन्हें, मतलब बोलते हैं ना, उन्हें 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 यही दुनिया में ही जन्नत मिल चुकी है। ठीक परिंदे के सर पर परिंदे के सर पर आकर सूरज ने ठीक परिंदे के सर पर आकर सूरज ने उसे मामूल के मुताबिक एक सब्ज रात को उतरने पर मजबूर कर दिया। दूर तक सब्जा था, उस कदर दाने बिखरे पड़ते पड़े थे। परिंदों को हमेशा की तरह आज भी परिंद- परिंदों को हमेशा की तरह आज भी सोचना पड़ा कहाँ से शुरू किया जाए। मतलब परिंदे सोच रहे थे कि चलो हमें उड़ना है, मतलब कभी कभी उन्हें जैसे रहता है ना हमारे माहौल, आजकल जैसे माहौल है कि लोग मतलब बोलते हैं ना पेड़ पौधों को काट रहे, इमारतें बना रहे, बंगले बना रहे, फैक्ट्री बना रहे, तो कभी कभी बोलते हैं ना परिंदों के लिए भी घोंसला बनाने के लिए उनके लिए वो जगह ही नहीं होती है। जो जानवर रहते हैं वो सोचते हैं कि हम रहेंगे कहाँ, अगर ये इंसान पेड़ पौधों को काट लेंगे तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा, हम खाएंगे कि, हमारी ग़िज़ा क्या रहेगी, हमारा घर कहाँ बनेगा। दाना चुगते चुगते वो सैर हो गया। अब उसने देखा कि साया कदमों तले नहीं है बल्कि कुछ लंबा हो गया। उसने मिट्टी में चोट रगड़ कर करीब की नदी से ठंडा पानी पिया। फिर एक बार हुआ कि चीरता फजा में उड़ता चला गया, दानों से भरी पेट को दाना चुगते से सैर हो गया। अब उसने देखा कि दाना चुगते जैसे सैर हो गया। अब उसने देखा कि उसका साया कदमों तले नहीं बल्कि कुछ लंबा हो गया। उसने मिट्टी में चोट सककर करीब की नदी से ठंडा पानी पिया। फिर एक बार हुआ कि चेरता फजा में उड़ता चला गया, दानों से भारी पेट को हल्का करने के लिए उसका मामूल था। उसे हर उड़ान पर यूं महसूस होता कि जैसे वो बस अपने चमकते नीले आसमान को चूम लेगा। आसमान को चूमने की एक ख्वाहिश से ऊपर ही ऊपर लिए चली जाती। आसमान अभी बहुत दूर था कि परों में थकन रहने लगी। उसने आसमान को छूने का फैसला हमेशा की तरह कल पर टाला, नीचे उतरने लगा। अभी यहाँ पे जो परिंदे, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि जैसे हमारे दिन का आगाज़ होता है तो देखो हमें आसपास आप देखोगे ना माहौल, मतलब अब अगर सुबह जैसे आप स्कूल के लिए उठते होंगे,
आप अगर गौर करोगे ना कि आपको सबको सुबह का माहौल आपको बहुत ही तरोताज़ा नज़र आएगा, परिंदों की बोली, पेड़ पौधे, सब कुछ आपको तरोताज़ा, आपको फ्रेश नज़र आएंगे और हमें भी बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन यहाँ पे जब परिंदे उड़ रहे हैं, मतलब वो भी अपने शिकार के लिए निकलते हैं, उन्हें भी दाना तलाश करने के लिए वो जगह जगह उड़ते हैं कि उन्हें भी पेट भरने के लिए खाना मिल जाए। जब वो दाना चुगते चुगते से चले गया कि उन्हें भी, फिर उन्हें कभी कभी बाज़ परिंदों और जानवरों को ये भी डर होता है कि अगर ये इंसान मखलूक जो है, इंसान जो है इस ज़मीन पर अगर ये पेड़ पौधों को काट देंगे तो हम खाएंगे कि हमारे लिए ग़िज़ा क्या रहेगी, हम घर कहाँ बनाएंगे, हम घोंसला कहाँ बनाएंगे। तो परिंदे तो ऐसा तो नहीं अल्लाह रोज़ी आपको आपके घर में दे, हमें भी हाथ पांव मारना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ पैसे हमारे हाथ में आते हैं, तब जाके हमारे घर में खाना आता है। तो इस तरह परिंदे भी खाने पीने के लिए अपना पेट भरने के लिए बाहर निकलते हैं। तो वो जब जब वो खाना खाने के लिए पानी पीने के लिए नदी के किनारे आया, तो परिंदों को कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ही ऊंची उड़ान भर ली। मेरा मतलब ऐसा लगता है कि मैं उड़ते हुए नीले आसमान को चूम लूँगा, और आसमान को चूमने की ख्वाहिश, मुझे ऐसा लगता है कि उड़ते उड़ते मैं आसमान को छू लूँगा। आसमान भी बहुत दूर था, परों में मतलब काफ़ी थकन होने लगी। मतलब अगर हमें कहीं दूर जाना होता तो देखो हमारे भी चलते चलते हमारे कदम, हमारे पैर हमारे थक जाते, लेकिन आसमान इतना दूर था कि परों में थकन महसूस होने लगी। उसने आसमान का छूने का फैसला हमेशा की तरह कल पर टाला, नीचे उतरने लगा। तो उसने क्या क्या, चलो जाने अभी आसमान को, भले हमने परिंदों को देखा है फ़ज़ा में उड़ते हुए, लेकिन आसमान को आज तक किसी ने छुआ नहीं है, नहीं छुआ। आसमान काफ़ी ऊंचा होता है, लेकिन परिंदे की ख्वाहिश है कि मैं, जब मेरे पर इतने इतने मज़बूत है और मैं भी खुद बहुत ही मज़बूत वाला हूँ, तो मैं क्यों नहीं छू सकता। मैं रोज़ दाना चुनने के लिए निकलता हूँ, पानी पीने के लिए निकलता हूँ, लेकिन मैं मुझे अपने आप पे गर्व है, मुझे अपने आप पे फ़ख्र है कि मैं मैं इस पर को मैं अपने पर से इस आसमान को ज़रूर छू के दिखाऊंगा। मतलब वो मतलब ऐसा सोचा कि ठीक है, मैं कल पे टाल दूंगा, मैं कल करूंगा ये काम। परिंदे ने जब सर खम करके नीचे फैली हुई दुनिया को देखना चाहा, तो अचानक उसकी परवाज़ थम गई। मतलब जब उसने परिंदा है जो उड़ते उड़ते नीचे की दुनिया को देखा, जैसे इंसानी दुनिया को देखा कि आजकल की जो भाग दौड़ में इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल है। बच्चे स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे हैं, जो जैसे हैं कुछ लोग दफ्तर जा रहे हैं, कुछ लोग हैं, मतलब हर कोई अपने अपने कामों में मशगूल है। उसका नन्हा सा दिल धक से रह गया। नीचे नीचे सारे में स्याही माइल धन फैली हुई थी, ऐसे धन के पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने, मैदान जाने कहाँ खो गए थे। मतलब जब उसको वो जो परिंदा है, मतलब वो अपने जैसे दिन की आगाज़ हुई, वो दाना चुनने के लिए, पेट भरने के लिए, वो जब वो अपने घोंसले से निकला, जो उड़ते उड़ते वो उसने क्या सोचा, मतलब जो परिंदा है वो क्या सोचा कि मैं पहले आसमान को छू लूँगा। ठीक है, मैं आज बहुत थक गया हूँ, मैं आज आसमान को नहीं छू पाऊँगा, मैं कल छू लूँगा। उसने कल पे टाल दिया। फिर अचानक से उसकी नज़र किस पे गई, ज़मीन पे गई कि अरे ये ज़मीन है, ज़मीन में ऐसे पेड़ पौधे तो एकदम ही कैसे हो गए, धुंधला गए, काले हो गए, नदी नाले पहाड़ झरने एकदम कैसे बेजान से हो गए। ऐसा लगता है कि ये मतलब वो एक खुला मैदान है। क्या ये सवेरे की धुंध है, क्या ये सवेरा भी कैसे चला आया है। फिर सवेरे की धुंध तो बड़ी खुशगवार होती है। परिंदे ने क्या सोचा, क्या ये सवेरा, ये सुबह का नज़ारा है। सवेरे की धुंध तो काफ़ी खुशगवार होती, काफ़ी फ्रेश हो नज़र आता है, काफ़ी खुशगवार माहौल नज़र आता है। वो ऐसी कसीब मिट मेली तो नहीं होती, फिर इसकी खनगी भी तो होती है। फिर ये क्या है, धुआं की आंखों में जलन पैदा करने लगा। मतलब देखा कि इतना आलूदगी, जैसे आज की शहरों में आप देखोगे कि इतना आलूदगी छा गया, इतना पोल्यूशन आ गया, हर चीज़ के लोगों की आप देखोगे ना, लोगों की आबादी, लोग ऐसे झोपड़ी में रह रहे, इतना जानवर नबातात सब कुछ, मतलब बोलते हैं ना, ऐसे लगता है कि एक आलूदगी में मुब्तला हो गए हैं। परवाह पर अपने छोटे से जिस्म का तवाज़न बरकरार रखते हुए जब वो धुएं की कसीब बादल में उतरा, तो इसके सीने चिंगारियाँ उतर गई, फेफड़ों में धुआं पत्थर हो गया, हलक में चूटियाँ काटने लगी, और सीने में उमड़ते धुएं की अजियत और उखड़ती सांस से घबरा कर उसने बेख्तियार चोंच खोल दी। मगर तकलीफ से निजात तो क्या मिलती, सीने की जलन और बढ़ गई। बिलाखिर वो धुएं की कसीफ चादर को चीर कर नीचे खले में चला आया। यहाँ घुटन कुछ कम थी। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जब जैसे वो परिंदा देख रहा है, वो रोज़ी के लिए, मतलब अपना पेट भरने के लिए वो घोंसले से निकला, और वो अपना जैसे उसने पेट भरा, पानी पिया, नदी का पानी पिया, खाना दाना चुना उसने। जैसे आप आसपास के परिंदों को देखते होंगे ना, देखो आपके कभी खिड़की पे आ जाते होंगे, आपके बैल्कनी में आ जाते होंगे, ज़मीन पे बैठ जाते होंगे, क्योंकि
वही रहती कि वो कभी दाने की तलाश में निकलते हैं सुबह सुबह अपने घोंसले से, फिर पानी भी नदी का आसपास का पानी पी लेते। जानवरों और परिंदों की लाइफ तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना, उन्हें थोड़ी पैसे कमाने जाने होते। लेकिन अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात का पेट भरता है, वो भले भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। तो इस तरह परिंदा जब दुनिया पे नज़र डाला, उसने ज़मीन पे नज़र डाला कि ये ज़मीन की आबादी तो किस तरह आलूदगी हो गई है। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने ऐसे हो गए कि ऐसा लगता है धुंधले हो गए, ऐसे लगता है कि पूरा धुआं धुआं हर तरफ नज़र आ रहा है, हर तरफ गंदगी नज़र आ रही है, ऐसे लगता है कि पूरा माहौल आलूदगी में मुब्तला हो गया है। तो वो ऐसे धीरे धीरे घबराते हुए आया। उसे उसे जलन महसूस होने लगी। ये कैसा है, जब एक जहरीली गैस निकलती है, जैसे गाड़ियाँ चलती है, सड़कों पे गाड़ियाँ चलती, तो उनमें से जो पेट्रोल में डीजल में से जो धुआं निकलता है वो परिंदों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। परिंदा थक कर चूर हो चुका था। परिंदा काफ़ी थक कर चूर हो चुका था। सीने में दर्द रेत के ज़र्रे की तरह चुभ रहा था। बाज ऐसे शल हो रहे थे कि जैसे उन्हें जाड़ा मार गया है। वो अब किसी पेड़ की शाख पर बैठकर सुस्ताना चाहता था। परिंदा थक गया था। उसने देखा कि यहाँ ज़मीन का माहौल तो काफ़ी आलूदगी में मुब्तला हो गया है। यहाँ पे सांस लेना भी बेहाल हो गया है। जैसे बच्चों, हम कभी किसी ऐसी जगह पे जाते हैं ना जहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी, आप सड़कों पे कभी सफ़र करते होंगे ना, काफ़ी पॉल्यूशन रहता है, काफ़ी ऐसा रहता है ना, धुआं धुआं, हमें भी कफिंग होने लगती है, हमें भी खांसी आने लगती है। हमें बाज़ किसी लोगों को तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें उन्हें तो वो वॉमिटिंग भी हो जाती, उल्टी भी हो जाती, कै भी हो जाती। काफ़ी उनका जो रहता है ना, उनका जो डाइजेशन सिस्टम रहता है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। इस थकन से बोझल आंखों से नीचे देखा कि उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई। उसके वजूद में नन्हा सा दिल जैसी ऐसी धड़कन भूल गया। उसे एक लम्हे के एक लम्हे के लिए अपने आँखों पर यकीन ही नहीं आया कि उसने बाजू को जल्दी जल्दी हरकत दी और कुछ और नीचे उतर आया। उसे बिल्कुल नजरिया ही कैसा माहौल हो गया। वो फ़ज़ा में उसने हवा में उड़ते हुए देखा था। ज़मीन पर उसने कब नज़र डाली थी लेकिन इतनी गहरी नज़र नहीं डाली। उसका काम क्या था, पेड़ों पे जाता था, पेड़ों पे बैठता था और दाना चुनता था, पानी पी के चले जाता। लेकिन उसकी अचानक नज़र किस पे पड़ी, ज़मीन पे पड़ी। उसने देखा था कि ज़मीन की हालत तो काफ़ी किसमें आलूदगी में मुब्तला हो चुके हैं। आंखों से जो कुछ भी देखा वो परिंदे के लिए हैरत अंगेज था। सूरज के ढेर होने तक सारा आलम कैसे बदल गया। कहाँ है वो पेड़ पौधे सब्जार, कहाँ है वो नदियाँ नाले झरने, कहाँ है वो गाढ़ टीले पहाड़, कहाँ है वो हिरन चूटियाँ मेंढक, आखिर ये सब कहाँ गए। जैसे सूरज डूबता है, जैसे सूरज जब मशरिक़ की जानिब निकलता है ना, मगरिब की जानिब डूबता है, जब सूरज के हमारे दिन का आगाज़ होता है, जब दिन बेदार होता है, तो सब कुछ हमें उजाला नज़र आ रहा है, सब कुछ हमें तरोताज़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे सूरज डूबता है सब कुछ पूरा काला काला धुंधला जाता है। जैसे आज हम मसनवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पहले के ज़माने में लाइट वगैरह, बिजली वगैरह नहीं थी, तो हम ऐसे लालटेन चिराग वगैरह जलाते थे ताकि हम रात में हम काम कर सकें। लेकिन लोग क्या करने लगे, लेकिन परिंदे ने क्या कहा कि अरे अब तो सूरज कहाँ गया। उसे ताज्जुब हो गया, ये सूरज तो जो दिन का आगाज़ हुआ था, सूरज निकला वो कहाँ चला गया, ये पेड़ पौधे कहाँ चले गए, सब कुछ मुझे हर तरफ क्या नज़र आ रहा है, काला काला। जैसे जैसे मगरिब का जब वक्त होता है तो आपने देखा होगा बाज़ परिंदों को आपने उन्हें वापस जाते होगा, ऐसा लगता है कि उनका काम हो गया, वो वापस अपने घोंसले में जा रहे। ये नदियाँ नाले सब कुछ काले काले नज़र आ रहे, आखिर ये सब कहाँ गए। रात में तो हमको सब कुछ अंधेरा नज़र आता है ना, जैसे पहले के वक्त बिजली वगैरह नहीं होती तो सब कुछ। आजकल तो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली कि हम बस नई लाइट का इस्तेमाल करें जिससे हम काम कर सकें। जंगलों पहाड़ों नदियों की जगह अब आसमान से सर टकराती सीसा पलाई इमारतें खड़ी थी। सैकड़ों एकड़ में फैली असलहा सात फैक्ट्रियाँ थी, बड़े बड़े राडार थे। अभी यहाँ पे जंगलों पहाड़ों नदियों की जगह आसमानी सरगाती से सप्लाई इमारतें खड़ी थी। जैसे आप देखोगे, जैसे आजकल शहर भी काफ़ी तरक्की चुका कि बड़ी बड़े इमारतें बन रही, टावरें बन रहे हैं, और ऐसे लगता है कि जानवरों के लिए जंगल क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। 2 एकड़ एटमी तजुबाए गई थी, सीने ताने टीवी टावर खड़े थे, बड़े बड़े 2 दूरबीनें थी, बड़ी तारों की एक जाल था, एक किनारे पर तरतीब से बनी एटमी भट्टियाँ थी जिनकी कशादा चिमनियाँ धुआं जहर उगल रही थी। परिंदे ने जब शहर का माहौल देखा, जब उसने देखा कि अरे यार ये सब पेड़ पौधे सब कहाँ गए,
यहाँ पे तो सब कुछ इमारतें नज़र आ रही, बड़े बड़े टावर नज़र आ रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री नज़र आ रही है, हर तरफ बोलते हैं ना तार नज़र आ रहे, जैसे जो नेटवर्क लगे होते हैं ना, जैसे आपने देखना हुआ डिश टीवी हो गया, ऐसे टीवी एंटीना के तार लगे होते हैं टीवी। जैसे आजकल जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी तरक्की कर ली, तो लोग मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, सबका ये मशीनों का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मतलब दूरबीनें हैं, फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी एटमी भट्टियाँ हैं, मतलब चिमनीदार है, मतलब सब जो जहर उगल रही है, मतलब उनमें से भी एक उनके उनमें से भी जहर निकलती है, मतलब उनकी जो जो उनमें से जो गैस निकलती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। इसलाहा साज फैक्ट्रो एटमी भट्टियों से गाढ़ा काला धुआं हाथियों की तरह झूमता हुआ निकलता, फजा में चादर की तरह तन जाता। कल का नीला शफाफ आसमान अब यूँ दिखाई दे रहा था कि जैसे इस पर काली काली गर्द गर्द जम गई है। मतलब उसे ऐसा मुझे उसे रात का मंजर किस तरह नज़र आ रहा है कि मतलब वो रात दिन में ही देख रहा है सब नज़ारा, मतलब वो देख रहा है कि भट्टियों पे काली काली धुआं की, ऐसा लगता है कि मैल काली काली गर्द जम गई है। जैसे आप धुआं फैक्ट्रियों में देखे होंगे ना, चिमनी मटियाँ जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, तो उनमें से जो धुआं निकलता है काफ़ी हमारे लिए नुकसानदा होता है। आसमान पर रेंगती सिहाई से खौफजदा होकर परिंदे अपने घोंसले में उतरने के लिए बेचैन हो गया। ऐसा कभी नहीं था कि वो सूरज बुझने के बाद अपने घोंसले को लौटा हुआ हो। ये पहला मौका था, कोई अंधेरे में घिर कर रह गया। मतलब कभी कभी बाज ऐसा होता है ना, शहरों में काफ़ी आग लग जाती है, कभी धुआं मारते हैं हम, और कभी कभी मशीनों में बड़े काम होते हैं, भटिया भटिया जली होती है, तो उनमें से जो धुआं निकलता है वो परिंदों के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। अब परिंदे बेचारे परेशान हो गए, परिंदा काफ़ी परेशान हो गया, मैं जाऊँ कहाँ, क्योंकि परिंदे जब सुबह जब घोंसले से निकलते हैं जब सुबह के वक्त निकलते हैं, तो वो फ़ौरन जब वो अपने घोंसले में कब जाते हैं, जब मगरिब के बाद, जब सूरज डूब जाता है या अंधेरा छा जाता है, तो शाम के वक्त वो अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, मतलब वो जब शहर का नज़ारा देखे, अरे ये तो पूरी बड़ी बड़ी भट्टियों में से कम एकदम एकदम जहरीला धुआं निकल रहा है, एकदम बोलते हैं ना, काफ़ी ये जो गैस ये धुआं है काफ़ी हमारे लिए नुकसानदा साबित होगी। तो ये धुआं मतलब ये जो जहरीली गैस है ये परिंदों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगी। मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि मैं, बोलते हैं ना, ऐसा लगता है कि मैं कैसे जाऊँ, मतलब उनके जो पेट में वो जो सांस ले रहे हैं, वो पेट में जहरीली गैसें जा रही, उनके लिए काफ़ी नुकसान साबित हो रही है। जैसे आजकल टीवी, पटाखे, ये म्यूज़िक्स, आवाज़ की आलूदगी, अब पटाखा आवाज़ की आलूदगी होती है, और मशीनों की जो आलूदगी रहती है, वो परिंदों जानवरों के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होती है। थकन से लौटते हुए पंखों से परिंदा कुछ और नीचे आया तो फ़ज़ा में दौड़ते मूसलाती पैगाम उसके ऊपर से उलझ कर परवाज़ में रिकॉर्डें पैदा करने लगी। मतलब उतना परिंदा इतना थक चुका था, मतलब वो मतलब परवाज़ मतलब उसे नीचे उतरते 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 ज़मीन पे उतरते उतरते मतलब उसके में रुकावटें पैदा होने लगी, उसे काफ़ी थकन महसूस होने लगी। थकन के इस बाजू में सूए की तरह चुभ रही थी, उसका उसको अपना नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। मतलब कभी कभी देखो, हम कभी पैदल चलते हैं, कभी किसी सफ़र में जाते हैं, कभी कभी हम पैदल चलते तो हमें पाँव में हमारी कितनी थकन महसूस हो जाती। इस तरह परिंदे के पर के बाजुओं में इतनी थकन सुइयों की तरह चुभने लगी, उसे एकदम बिल्कुल दर्द होने लगा कि अब मैं कैसे अपने घोंसले तक पहुंचूं। उसने फूलती सांसों के दरमियान सर को खम करके अंधेरे में डूबते लोहे सीमेंट और कंक्रीट के पहाड़ों को देखा। कोई पेड़, कोई शाख, कोई सब्ज पत्ता, मतलब वो ऐसा देख रहा कि मुझे ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मैं ठहर के सांस ले सकूँ और मैं आराम कर सकूँ। जैसे कभी कभी हम बहुत थक जाते तो हम भी ऐसी जगह की तलाश करते कि जहाँ पे हम ठहर जाए, थोड़ा आराम कर लें। कहीं कुछ भी नहीं, उफ ये मैं किस जहाँ में आ फंसा, कि क्या मेरी परवाज़ इतनी ऊंची थी कि मैं अपने हुदूद से बाहर निकल आया। अभी यहाँ पे परिंदा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि अब मैं किस जगह आ गया, क्या मेरी परवाज़ को क्या हो गया, मेरे पर को क्या हो गया। इतनी आवाज़ ऊंची थी कि वो मैं कहाँ आ गया, मैं ऐसी जगह पे आ पहुँचा कि मैं जहाँ पे वापस घर जाने का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे लौटना होगा, मगर बाजू से उठती ठेस उसके उदारे पे बिजली बनकर रह गई। मुझे अपने घर जाना होगा। जैसे कभी कभी हम बहुत पैदल चल जाते हैं, जब सवारी का हमें पता नहीं होता है, जैसे सवारी हमें नहीं मिलती, तो हम कभी पैदल भी चल के सफ़र करते हैं ना, तो चलते चलते हम कभी इस कदर थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कितने दूर आ चुके हैं, कि हम घर कैसे पहुँचेंगे। पहुँचते पहुँचते तो हमारे पैर दुखने लगेंगे। इस तरह परिंदे के पैर जो परों के जो बाजू थे वो बिल्कुल थक चुके थे, उसे बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो बस चंद ही लम्हों की परवाह सख्त है मुझे, मैं इसके बाद तो मैं कहीं उतरना ही, मुझे कहीं ना कहीं उतरना होगा वगैरह। उसने क्या सोचा, अब मैं ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकता, मुझे कहीं ना कहीं उतरना होगा, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द हो रही है। उसने देखा हर तरफ वही बदला हुआ मंजर। टीवी टावर था जो गैर मरीम नाजिर को मुंतशिर करा था, यहाँ भी नहीं। बड़े बड़े निवन साइन बोर्ड टंगे हुए थे, यहाँ भी नहीं। सीमेंट कंक्रीट उसके स्काई स्क्रीपर मुंह चढ़ा रहे थे। स्काइपर पर सीमेंट कंक्रीट उसके स्काइपर पे मुंह चढ़ा रहे थे, यहाँ भी नहीं।
असला सास फैक्ट्रियों की चिमनियाँ धुआं उगल रही थी, यहाँ भी नहीं। कायनात के सारे असरार से वाकिफ देव पेंकर दूरबीनें थी, यहाँ भी नहीं। आग जहरी उगलती बड़ी एटमी भट्टियाँ थी, नहीं यहाँ भी नहीं। तब कहाँ सोच कर वो सांझ का वो लर्ज गया। अभी यहाँ पे जो परिंदा है हर तरफ वो नज़ारा देख रहा है कि मैं कहाँ ठहरूँ, कहाँ मैं अपने आप को कहाँ बैठूँ मैं। मतलब वो देख रहा है कि हर तरफ नज़ारा देख रहा है। जैसे वो उड़ने की देख रहा है तो टीवी का टावर नज़र आ रहा है। जैसे आप अगर जैसे छत पे जाओगे या टेरिस पे जाओगे तो आप टेरिस से झाँकोगे, देखो वो आपको मतलब मंजर कैसे नज़र आता है। बहुत ही टीवी टावर पे लगे हुए तार होते हैं, न्यून साइन बोर्ड होते हैं, सीमेंट कंक्रीट होती है, फैक्ट्री की चिमनियाँ होती, कायनात के बहुत सारे ऐसी ऐसी दूरबीनें थी, मतलब भट्टियाँ थी, फैक्ट्री थी। अब वो मतलब ऐसी जो ऐसे कारखाने थे जिसमें से बड़ी बड़ी गरम उगलती हुई जहर उगलती हुई गैसें निकल रही थी। अब उसे वो बड़े सोच में पड़ेगा कि मैं कहाँ पनाह लूँ, मैं किधर बैठूँ। तब कहाँ सोचकर वो लर्ज गया, क्या मैं वापस लौट सकूँगा उन नदियों पहाड़ों जंगलों की जहाँ मैं उड़ा था? क्या अब मैं नरम नरम घोंसले में उतर सकूँगा? वो इतना सोच में पड़ गया। लगता मैं किस कदर इतनी ऊंची उड़ान भर चुका हूँ कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ। क्या मैं अपने घोंसले में जा सकता हूँ जहाँ पे मतलब जो बाज परिंदे कैसे रहते हैं, वो शहर तक परवाज़ नहीं भरते, मतलब उड़ान नहीं भरते वो। मतलब कहाँ तक रहते हैं पेड़ों, और जो जम परिंदे रहते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह पे पेड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, नदियों का पानी पीने जाते हैं, लेकिन वो शहरों तक नहीं जाते। लेकिन ये ऐसा परिंदा था जो शहर तक आ चुका। वो मतलब इसे इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही, मैं कब अपने घोंसले में जाऊंगा, कब मुझे मेरा नदी या पहाड़ों और पेड़ पौधों का मुझे नज़ारा नज़र आएगा। क्या अब मैं कभी नीले आसमान की वसत में तैरते हुए नज़रों की आखिरी सरहद तक पहले घास के मैदान का नज़ारा कर सकूँगा? क्या मैं खुला मैदान वापस से दोबारा देख सकूँगा? मैं कहाँ फंस चुका हूँ। मेरी प्यास बुझाने को क्या वो ठंडा पानी मिल सकेगा? मतलब उसे इतनी मतलब उसे मतलब उड़ते उड़ते मतलब उसका गला खुश्क हो चुका था। मुझे मज़ा लग रहा था कि मैं कहाँ पानी ढूंढूं। जैसे कभी हम चलते हैं, कभी हम ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी किए रहते, खेल तो कूद भाग दौड़ किए रहते, तो हमारे भी गले में खुश्क होने लगता है। घने दरख्तों की छाया में सस्ता घने दरख्तों की छाया में सस्ताते किसी हिरन की पीठ पर बैठकर क्या मैं इसकी गर्दन को गुदगुदा सकूंगा? क्या नम मिट्टी में अपने बिछनों के निशान देख सकूंगा? क्योंकि जो जो जानवर रहते, परिंदे रहते, मतलब यही सबके माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारते, मतलब उन्हें अगर शहरों में लाया जाए तो तभी उन्हें घुटन सी महसूस होने लगती, क्योंकि वहीं पे पले बड़े रहते हैं ना। तो जो परिंदा था वो कहाँ पे मतलब वो अपनी उड़ान भरता था, ज़्यादातर पेड़ों पौधों के पास, जंगलों में, नदियों के पास जाता था। लेकिन इस बार उस कदर ने उतनी उड़ान भरी कि वो शहरों में आके फंस गया। और शहरों में आके उससे देखा कि उसे शहरों का माहौल एकदम अजीब सा लगने लगा। यहाँ पे तो एकदम ही मतलब यहाँ का माहौल तो मुझे एकदम आलूदगी में नज़र आ रहा है। भीड़ भाड़, लोगों की आबादी, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मतलब टावरें, और ये जो बिजली, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, चिमनी से बड़ी फैक्ट्रियाँ, इनकी गैसें काफ़ी मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। सवालात ने खौफ में ढलकर परिंदों को बदहवास कर दिया। किसी पेड़ की जिंदा शाख को पाने के लिए उसने जनाजे से एक गोता लगाया, एक द्वीपेकर इमारत की खिड़की से मजबूत शीशे से जा टकराया। फिर तो किसी डूबते जहाज की तरह गाढ़े काले धुएं में गिरती इमारतों को ना जाने कितनी खिड़कियों से सर टकराते टकराते फिरा, मगर उसे वापसी का रास्ता ना मिला। फिर वो उड़ते उड़ते कहाँ पे फंस गया, मतलब एक ऐसी शाखों पे जहाँ पे इमारत में की मतलब एक बड़ी इमारत के मजबूत शीशे में जाके जा टुकड़ा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस तरह कैसे घर पहुँचूँ, किस तरह कैसे पहुँचूँ। मतलब वो ऐसे लगे इमारतों में, मतलब उसके क्या हो गए, उसके पर टकरा गए। अब उसके हवा जवाब दे चुके थे। मतलब बिल्कुल थक चुका था वो, ऐसा लग रहा था कि अब मैं बिल्कुल नहीं उड़ सकूँगा। वो थकन और खौफ से कांपने का उसको संभाल ना सका, एक एटमी भट्टी के ऐन मुंह पर अपना तवाज़ुन खो बैठा। मतलब वो इस कदर थक चुका था कि उसके पैर जो उसके पर थे बिल्कुल कांप रहे थे, पैर भी। मतलब उसमें जिसमें काफ़ी थकन हो चुकी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब मतलब उसको जिस्म उसकी थकी हुई जिस्म बिल्कुल संभाल ना सके। जहन ने फेफड़ों में काटे हुए शैलों में उसके परों को चाट लिया। गर्द आलू तारीख आसमान पर दूर तक एक रोशन लकीर फिरती गई। जब आग परों को जलाती उसके दिल तक पहुंची, तब परिंदे थे तड़प को नीचे उगे लोहे, आग और धुएं के जंगल पर आखिरी निगाह डालकर सोचा, क्या ये मेरी आखिरी परवाज़ है? क्या इस पाक ठोस ज़मीन पे में से कोई बीज अपनी नबी सब्ज बाहों से समेट कर कंक्रीट के पहाड़ों को चीर कर तनावर दरख्त बनने के लिए सर नहीं निकालेगा? मतलब यहाँ पे मतलब जैसे वो ऐसा मतलब इतना जहनी दबाव में आ गया, इतना टेंशन में आ गया, कि इतना परेशान हालत में हो गया कि मैं मेरी आखिरी परवाज़ है? क्या मेरे पर वाकई ख़राब हो चुके? क्या मैं बिल्कुल दोबारा परवाज़ नहीं कर सकूँगा?
وہ سارے باریک فلکیات جن کی آنکھیں بڑی بڑی دوربین میں گرتی رہی، جو کائنات کے نمودار ہونے والے ایک ستارے کی خبر رکھتے ہیں، وہ عین سر پر ایک پرندے کی وجود کے خاک ہو کر فضا میں بکھرنے کے حادثے سے لا علمی رہے۔ مطلب وہ کہاں پہ جا کے بڑی بڑی عمارتوں میں جا کے پھنس چکا، اس کے پر پھنس جا رہے تھے، پھر کہاں پہ اس کے پر جا کے پھنس چکے اڑتے اڑتے۔ مطلب ایک جو بڑی سی دوربین ہوتی ہے نا، جہاں پہ جیسے بڑے بڑے ہمیں سیاروں کو دیکھنا ہوتا ہے، تاروں کو دیکھنا ہوتا ہے، چاند کو دیکھنا ہوتا ہے، تو مطلب اس کے پر کہاں پہ جا کے بڑی بڑی دوربین میں جا کے پھنس چکے، ایک ستارے میں جا کے پھنس چکے۔ مطلب وہ ایسے لگا کہ اس کے مطلب ایسا لگتا ہے کہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میں خاک ہو جاؤں گا، لگتا ہے میں اب فنا ہو جاؤں گا، لگتا ہے اب میں دوبارہ اڑ نہیں سکوں گا۔ مطلب پرندے کی کہانی آپ نے دیکھی کیسی تھی، کس طرح وہ مطلب یہ جو آج کا جو ہمارا سبق تھا، جلتے پروں سے اڑوان، جلتے پروں سے اڑوان، مطلب کس طرح میں اڑوں، مطلب ایسا اس قدر سب پہلے وہ مطلب کس طرح پہلے وہ کہاں پہ رہتا تھا، مطلب یہ سبزیوں اور معاف کرنا میں نے سبزیوں بولا، سبزوں اور پیڑ پودوں میں رہتا تھا، اور جنگلوں میں ہی سیر و تفریح کرتا رہتا تھا، ندی کا پانی پیتا تھا۔ لیکن اچانک سے اس نے ایسی اونچی اڑان بھری کو شہروں میں، وہ زمین کی طرف دیکھا، شہروں کی طرف آیا، تو شہروں کا ماحول اسے کافی آلودگی میں نظر آیا، بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، آبادی دیکھی، اور آبادی کی، اور ٹی وی کے بڑے بڑے ٹاور دیکھے، الیکٹرانک مشینوں کا استعمال دیکھا، بڑی بڑی بٹیا کارخانے دیکھے جس میں سے زہریلی گیس نکل رہی تھی۔ اس نے دیکھا یہاں کا ماحول تو کافی آلودگی میں مبتلا ہے، یہاں پہ سانس لینے کی جگہ نہیں ہے۔ مطلب اس قدر تھک چکا تھا کہ مطلب اس کے پار کہاں پہ ٹکرا رہے تھے، بڑے بڑے ایٹمی بھٹی میں ٹکرا رہے تھے، اور بڑی بڑی دوربینیں ٹکرا رہے تھے۔ وہ اس قدر تھک ہو چکا تھا، اپنی پورا نا امید ہو چکا تھا، کیا میں واپس سے اڑان بھر پاؤں گا کہ نہیں، کہ لگتا میں نے کافی اونچی اڑان بھر لی ہے، لگتا میں حادثے کا شکار ہو جاؤں گا۔ مطلب ایسا لگتا کہ وہ اپنے سر پر ایک بڑے مطلب ایسا لگ رہا کہ میں خاک ہو جاؤں گا، لگتا یہ میری آنکھیں سے اب میں بچ نہ سکوں گا، ایسا لگتا کہ میری سانس یہ آخری سانس رہ گئی ہے۔ مطلب بچوں، آپ کو یہ سبق سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ جو ہمارے شہر میں، جیسے ہم شہروں میں رہ رہے، گاؤں میں تو اتنی آلودگی نہیں ہوگی، شہروں کا جو جیسے آج کل کا ماحول ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے، جس طرح ہم آج 2024 میں رہ رہے ہیں، 2024 میں رہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، شہریں ہیں، بڑے بڑے جو ہیں بنگلوں ہیں، اور بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، فیکٹری ہے، کارخانے ہیں، جس طرح لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی سڑکوں پہ بہت ساری گاڑیاں چلتی ہوئی دیکھی ہوں گی، کافی آبادی دیکھی ہوں گی۔ دیکھو کبھی کبھار ہم بھی دیکھو سفر کرتے بچوں، دیکھو ہم بھی کبھی بسوں میں سفر کرتے، کبھی کبھی اس قدر ہمیں آلودگی ہو جاتی، دیکھو ہمیں بھی کھانسی ہونے لگتی، ہمارا بھی پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، ہمیں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں پھنس سکیں۔ لیکن اس طرح یہ آواز کی آلودگی ہوتی ہے، ہوے کی آلودگی ہوتی ہے، جس طرح مشین چلتی ہے، اس سے پرندوں کو کافی نقصان ہوتا ہے، کافی پرندوں کے لیے ہوتا ہے، پرندے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، پرندے جانور جو رہتے ہیں، پیڑ پودے کافی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ لگتا ہے یہ انسان ہماری زندگی کو تباہ برباد کر دیں گے، کیونکہ پرندوں کے لیے گھونسلہ تو پیڑ پودے پہ ہی بناتے ہیں۔ جو ندی میں رہنے والی مچھلیاں رہتی ہیں، انہیں ایسا لگتا ہے یہ جو انسان ہے وہ پورا ساری آلودگی ہمارے اس ندی میں پھینک رہے کہ ہم کیسے زندہ بچ سکیں گے۔ مطلب ایسا رہتا ہے کہ ہم پرندے نے یہی دیکھا کہ میں کہاں پھنس سکا، مطلب وہ اڑتے اڑتے اس طرح اونچی کی طرف اڑان پڑا کہ وہ شہروں میں آ گیا، پھر بڑی بڑی بھٹیوں میں آ کے پھنس سکا، پھنستے پھنستے وہ دوربینوں میں آ کے پھنس سکا، پھر اسے لگا میں کب گھر لوٹوں گا، کب لگتا میں میرا یہ میری آخری اڑان ہے، لگتا میں لگتا بچ نہیں سکوں گا۔ تو آئیے سبق کے ذرا معنی دیکھتے ہیں۔ خوردور بذات خود اگنے والا، کثیف گاڑا دبے، شل ہونا سن ہو جانا، جاڑا ماننا سردی ہو جانا، نیون سائن بورڈ، رنگین روشنی کے بورڈ، اسکائی کریپر، فلک بس عمارت سے بڑے بڑے ٹاور لگے ہوتے ہیں کہ لیکن آج کل تو آج کے زمانے میں ہم سائنس مشین کے بنا نہیں پائیں گے، ہمیں مشین کا استعمال کم کرنا چاہیے، زیادہ مشین کا استعمال کرنے سے ہمارے ماحول کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق بےحد پسند آئے گا، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خوب خیال رکھیے۔